स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा उदारवाद के ऊपर। उदारवाद एक बहुत ही चर्चित और विवादास्पद विचारधारा रही है। विवादास्पद इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये एक अस्पष्ट विचारधारा रही है। इसके समर्थन में भी काफ़ी लोग उतरे हैं तो विरोध भी काफ़ी हुआ है। तो दोस्तों आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। इसमें आखिर में जो है प्रश्नोत्तर दे रखे हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। उदारवाद एक अस्पष्ट विचारधारा है क्योंकि समय के साथ इसमें अनेक बदलाव हुए हैं। यानी जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी उदारवाद की, वो उदारवाद आज देखने को नहीं मिलता दोस्तों। समय के साथ इसमें परिवर्तन हुए हैं। उदारवाद मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है। यानी उदारवाद के नज़रिए से देखते हैं तो उदारवाद क्या है ये समझने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। तो उदारवाद जो है वो मानव को क्या मानता है? विवेकशील प्राणी यानी बुद्धिमान मानता है कि मनुष्य बहुत अच्छा है और वो सोचने समझने की क्षमता उसमें है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक हैं, इंग्लैंड के। 1632 से 1704 इनका जीवन काल है। सामाजिक समझौता देने में जो महत्वपूर्ण विचारक हैं जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो, तो इसमें लॉक का नाम भी आता है। और इन्होंने अपने ये विचार दिए थे टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में। इन्होंने कहा है, क्या कहा देखिए, ये उदारवाद का मूल तत्व है। इन्होंने कहा है कि सरकार को व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी ये मानते हैं कि जो राज्य हैं या सरकार हैं वो लोगों के जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति ने दिए। उन्होंने 3 अधिकारों की बात की है दोस्तों: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। और राज्य और सरकार जो अस्तित्व में आए हैं इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए आए हैं। फिर देखिए, उदारवाद का घर इंग्लैंड को कहा जाता है। लेकिन एक दोस्तों मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि जॉन लॉक ने उदारवाद शब्द का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो फिर क्यों कहा जाता है इनको, जॉन लॉक को, उदारवाद का जनक? क्योंकि उदारवाद जो बात करता है, जिस विचारों के समुच्चय को हम उदारवाद के नाम से जानते हैं, वो सारे विचार जो हैं जॉन लॉक ने दिए। यानी जॉन लॉक की बातों ही बातों में वो सारी बातें आ जाती है जो उदारवाद में निहित हैं। इसीलिए उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद एक प्रतिक्रिया थी 16वीं शताब्दी में सामंतशाही, राजशाही और पोपशाही व्यवस्था के प्रति। यानी मध्यकाल में यूरोप में क्या था दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत जो है वो प्रचलन में था, जिसके तहत ये माना जाता था कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर ने की है, ईश्वर की वजह से हुई है और राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का अंश उसमें है। तथा हम सबका कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि के कर्तव्य, उनके आदेशों की पालना करें और हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम समय पे कर दें, उनका विरोध ना करें। ये सारी बातें थी दोस्तों। तो इन सब जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी उनके खिलाफ एक आवाज़ थी, एक रिएक्शन जो था वो उदारवाद था। उदारवाद के उदय के कारण क्या है दोस्तों, देखते हैं हम। उदारवाद के उदय के कारण पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन मध्यकाल यूरोप में जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी उनको छोड़कर आगे बढ़ जाना, विज्ञान की बात करना, तर्क की बात करना, जो सही है उसको समर्थन देना, ये था पुनर्जागरण। धर्म सुधार आंदोलन, जो धार्मिक रूढ़िवादिता थी उसको छोड़कर आगे बढ़ना, धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ना, धर्म को निजी बात मानना, ये सब धर्म सुधार आंदोलन में आता है। औद्योगिक क्रांति, जब ये रूढ़िवादिता पीछे छूटने लगी दोस्तों तो वहाँ पे ऐसे हालात उत्पन्न होने लगे कि लोग शिक्षा की तरफ ध्यान देने लगे और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बना, तो उद्योग भी लगने लगे और नित्य नई खोजें जो हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने लगी। तो औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग में भी बहुत बड़े बड़े कारखाने लगने लगे, लोग गाँव से निकल के शहरों में आने लगे, तो उससे संचार के साधनों का विकास भी हुआ और यूरोप में एक नए मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ। तो ये सारे जो कारण हैं वो उदारवाद के उदय के कारण हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं उदारवाद की उत्पत्ति के बारे में। मैं पहले ही कह चुका हूँ दोस्तों कि ये जो एक विचारों का समुच्चय है और इसका जो जनक है जॉन लॉक को माना जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति जो है, उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी लिबरलिज्म एक शब्द है, उसका हिंदी में रूपांतरण है। और लिबरलिज्म जो शब्द है वो लेटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? लीबर शब्द से। और लीबर शब्द का अर्थ है स्वतंत्र।
तो किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है यहाँ पे उदारवाद? ये बात कर रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता का। किसकी स्वतंत्रता? व्यक्ति। दोस्तों ध्यान रखना, उदारवाद को समझना है तो यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, उदारवाद का जो केंद्रीय बिंदु है विचारों का वो व्यक्ति है। यानी हर विचार वो व्यक्ति को ध्यान में रख के देगा, व्यक्ति के अधिकारों की बात करेगा, व्यक्ति को बहुत अच्छा मानेगा, व्यक्ति को वो स्वतंत्र बताता है। तो किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है? व्यक्ति की। और इसी से आगे बढ़ते हैं तो व्यक्तिवाद कह सकते हैं। व्यक्तिवाद का मतलब ये है वह विचारधारा जो व्यक्तियों का प्रबल पक्ष लेती है, हर तरीके से व्यक्ति का समर्थन करती है, ऐसी विचारधारा को व्यक्तिवाद कहते हैं। तो और स्वतंत्रता भी कैसी? नकारात्मक स्वतंत्रता। दोस्तों मैंने स्वतंत्रता के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। तो वहाँ पे सकारात्मक नकारात्मक मैंने दोनों स्वतंत्रता के प्रकार बताए हैं। तो नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको उदारवाद समझ में आ रहा है। उदारवाद ये कह रहा है कि व्यक्ति को नकारात्मक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसको खुला छोड़ दो, वो जो चाहें करें। साथ ही साथ क्या तर्क देता है कि मानव बहुत विवेकशील है, मानव बहुत बुद्धिमान है, मानव सक्षम है हर चीज को समझने में। अतः जब वो सक्षम है, जब वो बुद्धिमान है, हर तरीके से अच्छा है, उसके पास विवेक है, तो हम क्यों उसमें हस्तक्षेप करें? उसके जीवन में हम हस्तक्षेप करके उसके विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं हम लोग। ये कहना है उदारवाद का। तो उदारवाद का जो मूल सिद्धांत है दोस्तों वो यही है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपना बुरा भला सब अच्छे से जानता है, उसमें किसी प्रकार का हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिएगा, उदारवाद एक अस्पष्ट बौद्धिक और गतिशील पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक गरीब विरोधी अवधारणा रही है। दोस्तों ये जो शब्दावली मैंने इस्तेमाल की है, अनेक विचारकों के विचारों को समुच्चय के रूप में यहाँ पेश किया है। बहुत सारे लोग इसको यही मानते हैं कि एक अस्पष्ट है। अस्पष्ट इसलिए कि कभी ये व्यक्ति की बात कर रहा है, कभी राज्य का बिल्कुल विरोध कर रहा है, कभी राज्य का समर्थन करेगा, कभी कोई और बात कह रहा है, कभी कोई कुछ और कहेगा। ये आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको कुछ एक उलझन भी दिखाई देगी, लेकिन मूल सिद्धांत ये है कि वह व्यक्ति को केंद्र में रख के अपने विचार देगा। बौद्धिक इसलिए कि बुद्धि को तर्कसंगत मानता है, व्यक्ति को बुद्धिमान मानता है। गतिशील जो समय के साथ परिवर्तन हो। पूंजीवादी व्यवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उदारवादी जो व्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जरूरत कितनी है, कितना उत्पादन होना चाहिए, कोई मैटर नहीं है, व्यक्ति अपने लाभ के लिए कितना ही उत्पादन करें। यानी रुपए पैसों को केंद्र बिंदु बनाकर अपने विचार रखें। कोई भी व्यक्ति कितना ही मुनाफा कमाए, अगर वो ज्यादा काम करे तो कमाएगा, उसके ऊपर राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की कर नहीं लगानी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसा व्यवसाय जैसा बिजनेस वो करना चाहें करें, जितना उत्पादन करना चाहें करें। ये ऐसी विचारधारा पूंजीवादी। अमेरिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। उदारवाद ने समय के साथ अपने स्वरूप में और कार्य क्षेत्र में बदलाव लाया है। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। शुरू में जो है उदारवाद समर्थन करता है पूंजीवाद का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें अगर हम बहुत संक्षिप्त बात करें तो ये होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कंपनियां जैसा चाहें उत्पादन करें, जैसा चाहें मूल्य निर्धारित करें, लाभ कितना कमाएं, राज्य को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो शुरू में जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन से शुरुआत होती है, किसकी? उदारवाद की। बाद में क्या होता है दोस्तों, मार्क्सवाद का डर लगता है उन्हें, क्योंकि मार्क्सवादी क्रांतियां होती है, कहीं साम्यवादी क्रांतियां होती हैं मार्क्सवाद के विचारों के कारण। तो वो दबी जुबान में गरीबों के हितों की बात करने लगा। तो जब दबी आवाज में बात करने लगा तो उन्होंने किसकी बात की? लोक कल्याणकारी राज्य की। पहले तो कहा कि राज्य जो है वो हस्तक्षेपी होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन को हस्तक्षेप नहीं करे, लेकिन बाद में मार्क्सवाद के डर से, कार्ल मार्क्स के विचारों के डर के कारण उन्होंने दबी आवाज में खुलकर समर्थन नहीं किया दोस्तों राज्य का, लेकिन फिर भी कहा कि राज्य को गरीबों के हितों के लिए काम करना चाहिए, और जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं उनको कमाने दो, आप उनके ऊपर टैक्स लगाओ और वो टैक्स का पैसा था आप गरीबों के हितों पर खर्च कीजिएगा। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन होता है, ये फिर से परंपरागत रूप में आ गया है। कौन? उदारवाद। परंपरागत का मतलब जिस तरह से शुरुआत हुई थी उदारवाद की, वही बात फिर से करने लगा ही है।
फिर देखिए उदारवाद। उदारवाद एक सोचने का तरीका है। कैसा सोचने का तरीका है? उदारवाद ये सोचता है कि व्यक्ति अच्छा है, बुद्धिमान है, विवेकशील है और व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। तो उदारवाद क्या है? फिर इस तरीके से देखें तो उदारवाद एक सोचने का एक तरीका है। यह एक प्रयास है, उदारवाद एक प्रयास है जो अपनी हितों की पूर्ति हेतु राजनीति को प्रभावित करता है और व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए ही, पूंजीपतियों की हितों की रक्षा के लिए ही उदारवाद राजनीति को भी प्रभावित करता है। वो चाहता है कि राजनीति में जो हम चाहते हैं वो सिद्धांत लागू हो। तो अब हम देखते हैं उदारवाद का उदय और उसका विकास। तो इसका जो उदय और विकास हुआ है दोस्तों, शुरुआत में मैंने कहा है कि मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रचलन में था। कहाँ पे? यूरोप में। जिसके तहत ये माना जाता था कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है और जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। हम सबका दायित्व है कि हम उस राजा के जो आदेश हैं, उनके कानून हैं, उनका पालन हम लोग करें। तो उदारवाद यहाँ बीच में टपकता है कि नहीं नहीं, ये गलत बात है। कौन सी? कि राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया, पहली बात तो। यानी इस बात का क्या क्या इन्होंने खंडन किया और क्या साबित करने की कोशिश की इन्होंने कि राज्य जो है वो ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि राज्य एक मानवीयकृत संस्था है, यानी मानव ने बनाया है, मानव ने निर्माण किया राज्य का। इसके लिए अनेक जो सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, वो एक कल्पना करते हैं कि पहले एक प्राकृतिक अवस्था थी, फिर कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, फिर एक सब लोग मिलकर समझौता करते हैं, फिर राज्य आता है, फिर सरकार बनती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझौते के समय पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति कोई देवताओं ने नहीं की, बल्कि लोगों की सहमति से हुई है। सहमति मतलब एक समझौता हुआ है, लोगों ने एक समझौता किया है, एक सहमति से राज्य बना है। सहमति से बना, इसका मतलब राज्य देवताओं ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो इसका खंडन किया। और इसी के तहत आपको पता हो तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। बिना रक्तपात के ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो जाती है, यानी जो निरंकुश राजतंत्र था उसकी समाप्ति हो जाती है और जो राजा के समस्त अधिकार हैं वो इंग्लैंड की संसद को हस्तांतरित हो जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे उदारवाद का उदय होता है, इसलिए उदारवाद को इंग्लैंड को जो है उदारवाद का घर कहा जाता है। उदारवाद के रूप, ये उदारवाद के प्रकार भी हैं दोस्तों। उदारवाद के दो रूप हैं, एक है परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद, इसको नकारात्मक उदारवाद भी बोलते हैं दोस्तों, परंपरागत, शास्त्रीय, चीड़ सम्मत, है ना। और दूसरा है आधुनिक उदारवाद। तो पहला हम देखते हैं परंपरागत उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद या चीड़ सम्मत। आपकी परीक्षा में कुछ भी पूछे दोस्तों, बात ये इसी की है। ये वो उदारवाद है जो शुरू से चला आ रहा था जॉन लॉक के समय से। और इसके तहत क्या बातें हैं, देखिए इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो नकारात्मक उदारवाद में काउंट होती है। ये मानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये है कि बंधनों का भाव, कोई बंधन नहीं है व्यक्ति पर, जैसा वो चाहें करें, कोई रोक टोक, कोई हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। धर्म को निजी मामला बताया जाता है, यानी धर्म निरपेक्षता का पक्ष, कि धर्म जो है व्यक्ति की निजी चॉइस है। जिस प्रकार हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, तो कोई भी धर्म आप उसमें विश्वास करें, उनके क्रियाकलापों को आप माने न माने, ये आपकी निजी चॉइस है, पर्सनल चॉइस आपकी। तो धर्म को निजी मामला बताया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक संपत्ति, देखिए निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं कि आदमी के पास निजी संपत्ति है तो राज्य को कोई अधिकार नहीं बनता कि उसको छीने या उसको कम करने की कोशिश करें। और पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन, यानी खुला जो व्यापार है, मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं यहाँ पे। और सीमित राज्य का समर्थन, सीमित राज्य का मतलब ये है कि व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि जितना राज्य शक्तिशाली बनेगा उतना ही व्यक्ति के जीवन में जो है अधिकार कम होंगे, राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा, इसलिए ऐसा राज्य होना चाहिए जो कम से कम शासन करें। तो उदारवाद क्या कह रहा है यहाँ पे कि राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई किस लिए कहा गया दोस्तों कि राज्य जरूरी भी है, आवश्यक है, लेकिन ये बुराई भी है साथ ही साथ। बुराई इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करता है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति को जो चाहे, जिस प्रकार का वातावरण चाहिए वो उतना दें। यानी लॉ की बात करें, जो इसका जनक माना जाता है और दूसरे विचारकों के अनुसार भी देखें तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि राज्य को उतना ही कार्य करना चाहिए जितने कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले, उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप ना हो।
इसलिए इन्होंने क्या कहा, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रबल स्रोत है और उदारवाद भी यही मानता है, क्योंकि उदारवाद भी फाइनली व्यक्तिवाद की बात कर रहा है। फिर देखिए आधुनिक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। मैंने ऊपर आपको समझाया था दोस्तों कि मार्क्स के विचारों के कारण जो सोवियत संघ रूस में क्रांति हुई और अनेक जगह विरोध होने लगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो इसको देखते हुए वो समय के साथ अपने आप में बदलाव लेके आए और उसके तहत उन्होंने फिर से जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, उनको तो नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ विचारों को उन्होंने बदलाव लेके आए। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने बदलाव नहीं किया दोस्तों। उनके जो मुद्दे हैं वो आर्थिक रूप से तो वही रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन, निजी संपत्ति, मुक्त व्यापार, ये चीज़ें केंद्र में रही और कुछ और चीज़ों में उन्होंने परिवर्तन किया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन क्या कहा, युक्ति युक्त बंधन लगाया जा सकता है। पहले जो परंपरागत उदारवाद है वो बिल्कुल नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। धर्म को व्यक्ति का निजी मामला यहाँ पर भी माना गया। निजी संपत्ति का समर्थन किया, लेकिन साथ ही साथ क्या कहा कि आप उस पर टैक्स लगा सकते हो, कर लगा सकते हो, और जो टैक्स का पैसा आएगा वो गरीबों के कल्याण में खर्च करो। दबी आवाज में पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन, फिर भी पूंजीवादी जो विचारधारा उसको नहीं छोड़ रहे हैं। इकोनॉमी तो वही होनी चाहिए इनके अनुसार, और राज्य वहाँ पे वो जहाँ पर एक आवश्यक बुराई मान रहे थे, यहाँ पे एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया कि राज्य को बढ़ चढ़कर एक अच्छी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, लोगों के जीवन को आसान बनाना चाहिए, सुविधापूर्वक बनाना चाहिए। और पैसों की बात रही तो वो निजी संपत्ति पर आप टैक्स लगाइएगा। तो ये आधुनिक उदारवाद हैं। तो देखिए थोड़े से जो आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने थोड़े से बदलाव किए, क्योंकि नहीं तो उन्हें लग रहा था कि ये पूरी आर्थिक इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो जाएगी, हमारी विचारधारा ध्वस्त हो जाएगी। इसको बचाने के लिए उन्होंने बदलाव किया है। और इसका जो प्रबल समर्थक हैं इस आधुनिक उदारवाद का, जे.एस. मिल के विचारों में ये सब बातें देखने को मिलती हैं। तो उदारवादी विचारक कौन कौन हुए दोस्तों, बहुत सारी लंबी लिस्ट हैं जिनके विचारों में व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप को जो मना करता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता हो, निजी संपत्ति का समर्थन करता हो, धर्म को निजी मामला मानता हो, वो सारे विचारक उदारवादी विचारक हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट हैं और उनमें से कुछ लोग देख लेते हैं। जॉन लॉक, जो इसके पितामह कहा जाता है, जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल, मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, टॉमस पेन, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सारे जो विचारक हैं वो उदारवादी विचारक हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा दोस्तों, आप में भी एक विचारक बैठा है। जरूरी नहीं है कि कोई लिखने वाला ही विचारक कहलाता है। विचारक वह है जो अपने विचार देता है, विचार करता है और एक नई दिशा समाज को देता है। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद क्या कहता है देखिए। अब हम अलग अलग एरिया वाइज देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में किसकी बात कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में किसकी बात कर रहा है। तो राजनीतिक क्षेत्र में वो बात कर रहा है संविधानवाद का। संविधानवाद का तात्पर्य है कि जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो, लिखित कानूनों के अनुसार शासन व्यवस्था चले, मनमाने तरीके से कोई शासन ना चले। वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करें, यानी वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन का मतलब यहाँ पे कार्यकाल नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 4-6 महीने 2 महीने के लिए। कम से कम शासन का मतलब है कम से कम अधिकारों का इस्तेमाल करें, यानी व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप जो सबसे कम करें वो सरकार सबसे अच्छी है। व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन, जॉन लॉक ने 3 अधिकार बताए थे दोस्तों। प्राकृतिक अधिकार, तो जितने भी उदारवादी विचारक वो व्यक्ति की जो अधिकार हैं उनकी हिमायती है, वो उनकी बात रखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो कानून का आधार है, शासन तो कानून के अनुसार होना चाहिए, लेकिन कानून भी मनमाने आदेश कानून नहीं है। कानूनों का जो आधार है वो विवेक है, यानी कानून का पैमाना होना चाहिए कि कानून व्यक्ति के अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। अगर बुरे कानून है तो उनका पालन आप नहीं करें। जॉन लॉक ने यहाँ तक कहा था दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति इन 3 अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, और राज्य अगर ये आपको इन अधिकारों की रक्षा करने में सफल नहीं तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, आप उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हो। हॉब्स भी जीवन का एक अधिकार देता है दोस्तों। लेवियथन में सारे अधिकार सौंप कर भी वो ये कहता है कि अगर आपके जीवन के अधिकार की सुरक्षा नहीं करते हैं तो आप उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हो। तो ये जो है कानून को जो आधार है वो विवेक बताते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करते हैं कि सभी लोगों को राजनीतिक जो अधिकार है वो बराबर मिले। राजनीतिक सहभागिता की बात करते हैं, सभी लोगों को शासन व्यवस्था में भाग लेना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं
कि एक निश्चित कार्यकाल के लिए सरकार चुनकर आए, लोगों की सहमति से आए, लोगों के हक की बात करें, लोगों के लिए काम करें, ऐसी सरकार हो। राजनीतिक समानता की बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद को प्राप्त कर पाए। आर्थिक क्षेत्र में अगर देखें, जो उदारवाद का उदय है दोस्तों, इसी के लिए हुआ था कि राज्य हस्तक्षेप का प्रबल समर्थन करते हैं। वो कि ऐसा राज्य का समर्थन करते हैं उदारवाद में, आर्थिक क्षेत्र में, जो आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करें, इंटरफियर जो सबसे कम करें, किसमें, इकोनॉमी में, वो राज्य सबसे अच्छा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, स्वतंत्र या मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं। खुला व्यापार का मतलब है राज्य ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएं, ज़्यादा शुल्क वगैरह नहीं लगाएं, जैसा जो व्यापार चाहें करने दें, जितना लाभ पूंजीपति पैसा लगा के कमा रहे हैं कमाने दो उन्हें, आपको कोई हक नहीं बनता राज्य को, ये मांग इनकी रहती है। और निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। तो ये आर्थिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं उदारवाद की विशेषताएं। उदारवाद की विशेषताएं मैंने दोनों अलग अलग बना ली दोस्तों, कि परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं और आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं। कुछ बातें आपको समान दिखाई देगी, जो अंतर दिखाई देगा दोस्तों वो आर्थिक क्षेत्र में दिखाई देगा आपको। यह व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल देता है, व्यक्ति को केंद्र में रखकर सब कुछ व्यक्ति के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। यहां तक कि व्यक्ति के लिए राज्य को भी कुर्बान किया जा सकता है। राज्य जो है वो साधन है, व्यक्ति साध्य है। मैं साध्य और साधन के ऊपर आगे चर्चा करूंगा। मानव की मध्य युग की धार्मिक और सांस्कृतिक जंजीरों से मुक्ति इन्होंने दिलाई है, कि व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा हुआ था, कभी धार्मिक रूढ़िवादियों में और कुप्रथाओं में, उन सबसे मुक्ति दिलाई है उदारवाद ने। और ये मानव की गरिमा में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, व्यक्ति की जो है आत्मसम्मान होता है और उसको आत्मसम्मान के साथ ही जीने का अधिकार है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास, की व्यक्ति जो चाहे वो करें। तो ये किसमें है, परंपरागत उदारवाद की बात कर रहा हूं दोस्तों। स्वतंत्र इच्छा का मतलब है कि व्यक्ति का जैसा मन करें, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब बंधनों का अभाव। मुक्त अर्थव्यवस्था यानी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात करता है, जो चाहे जैसा व्यापार करें। मानव की विवेकता, अच्छाई में विश्वास करती है ये। और प्राकृतिक अधिकारों को समर्थन। जॉन लॉक ने 3 अधिकार बताए थे, प्राकृतिक जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये तो हैं परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं। अब हम देखते हैं आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं। व्यक्ति यहाँ पर भी केंद्र बिंदु है दोस्तों। जितने भी विचार आए वो व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही विचार प्रकट किए गए, लेकिन अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल जाता है। अब स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के बजाय राज्य को नियंत्रित अर्थव्यवस्था संचालित करने का अधिकार है। यहाँ पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, कितना कौन सा व्यापार होगा, कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें, यानी राज्य हस्तक्षेप को यहाँ पे स्वीकार किया गया है। तो आर्थिक क्षेत्र में मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। अधिकारों का सामाजिक चरित्र, यहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों को न मानकर सामाजिक चरित्र दे दिया, कि समाज जिसकी मान्यता दे, जो अधिकार समाज स्वीकृत कर देता है, वो अधिकार आपको मिलेंगे। और राज्य जो है वो हस्तक्षेप की जगह लोक कल्याणकारी राज्य आ जाता है, कि ऐसा राज्य जो व्यक्ति के लिए काम करे, समाज की भलाई के लिए काम करे, जो दबे कुचले। क्योंकि हस्तक्षेपी राज्य में क्या होगा कि अमीर तो बहुत ऐश करेंगे और गरीबों के काम करने के लिए, उनके अधिकारों की मांग करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो भूखे मरेंगे, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, जो व्यक्ति के जो अभावग्रस्त जीवन है उसको अच्छा बनाने के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर राज्य का समर्थन है, वहां पर राज्य को कम से कम शासन करने वाले राज्य को अच्छा बताया। यहाँ पर माना गया कि राज्य की भूमिका सकारात्मक हो। और धर्म के बारे में धर्मनिरपेक्षता दोनों में ही, और निजी संपत्ति का यहाँ पर भी समर्थन किया गया, लेकिन साथ ही साथ एक बिंदु जोड़ दिया गया कि आप इस पे टैक्स लगाइएगा, और जो टैक्स का पैसा आता है वो जनता के हित में या अधिकतम लोगों के हित में खर्च किया जाए। अब हम देखते हैं जॉन लॉक का दर्शन। क्यों जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं, तो ये हम जॉन लॉक के विचारों को संक्षिप्त करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो उदारवाद कहता है वो सारे विचार जॉन लॉक के विचारों में है। लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई, यानी वो राज्य की उत्पत्ति को बताया कि दैवी सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। कानूनों का आधार विवेक है, आदेश नहीं, कि कोई भी
आदेश दिया जाता है तो कानून नहीं बन जाता है। कानून वो है जो व्यक्ति के लिए देखो कि व्यक्ति के लिए सही है तो फिर वो कानून हो सकता है। मन चाहे या मनमाने तरीके से पारित किए गए आदेश कभी कानून नहीं हो सकते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है कि राज्य इसलिए जरूरी है। लोग तो यहाँ तक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत ही सुखमय थी, बहुत अच्छी थी, मनुष्य बहुत बुद्धिमान था, 3 अधिकार भी थे प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन फिर वो कहता है कि राज्य बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे कभी विवाद होता तो एक शक्ति नहीं थी जो विवादों का निपटारा कर सके, एक संस्था नहीं थी जो निर्णय कर सके, तो इसीलिए उसने राज्य का समर्थन किया और राज्य को सामाजिक समझौते का परिणाम बताया। इसीलिए कहा कि राज्य जरूरी है लेकिन ये बुरा भी है, क्योंकि राज्य जब आएगा तो वह व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करेगा। वही सरकार श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करें, मानव की बौद्धिक स्वतंत्रता की का समर्थन करते हैं, वो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये 3 अधिकार दिए उन्होंने। तो ये देखिए जॉन लॉक ने जो विचार दिए यही तो उदारवाद है दोस्तों, इसीलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं। लेकिन जॉन लॉक ने उदारवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बात। अब देखिए नकारात्मक उदारवाद की आलोचना, यानी जो परंपरागत उदारवाद था उसकी आलोचना क्यों होती है? क्योंकि इससे गरीबी बढ़ती है। व्यक्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग इतने गरीब हो जाते हैं कि वो अपने 2 वक्त की रोटी की भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्याप्त हो जाती है और राज्य की भूमिका को लगभग न के बराबर स्वीकार किया गया है, तो इसलिए इसकी आलोचना में ये बिंदु आ सकते हैं। समसामयिक उदारवाद का तात्पर्य है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जो उदारवादी विचारक जो विचार दिए हैं, जो उदारवाद के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है वो समसामयिक उदारवाद कहलाता है, या समसामयिक उदारवाद, ठीक है ना, एक ही बात है दोस्तों। यानी 1930-1940 का जो दौर है यहाँ पे समसामयिक या उदारवाद बोल सकते हैं, या समकालीन उदारवाद बोल सकते हैं। उदारवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं व्यक्ति को क्या माना है, साध्य माना है। साध्य का मतलब होता है दोस्तों लक्ष्य या मकसद। जैसे आप कोई भी एग्जाम जाते हो देने के लिए, तो आप एग्जाम देते हो और आपका मकसद क्या होता है कि एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना, ये आपका मकसद है। तो आप परीक्षा दी, आपने कोचिंग ली, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, वो साधन है। यानी वो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच में जो एक माध्यम बनता है, जो एक साधन चाहिए। जैसे आपको कहीं जाना है, मान लो आपको दिल्ली जाना है, आपको मुंबई जाना है, तो आपका मकसद वहां पहुंचना है। अब आप जिसके माध्यम से पहुंच रहे हो वो आपका साधन है। तो इस विचारधारा का उदारवाद ने व्यक्ति को साध्य माना है कि कैसे भी करके व्यक्ति को उसके अधिकारों की बात करनी है। अब ये सब करने के लिए ये साधन किसको बनाया है, राज्य को। अब साध्य और साधन में आपने ध्यान दिया होगा, गांधी जी ने भी कहा है साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते वो, कि दोनों अच्छे होने चाहिए। तो उदारवाद यहाँ पे बात कर रहा है कि व्यक्ति क्या है, साध्य, और राज्य क्या है, साधन। यानी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, राज्य कम महत्वपूर्ण है। ये तो सिर्फ इसको लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है, इसीलिए इसमें हम परिवर्तन करें, ये कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे जाना है। व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाना है, व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाना है। प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न है कोई 2 उदारवादी विचारकों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे विचारक हैं, आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने में। उदारवादी विचारक देखिए दोस्तों, लॉक, बेंथम, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, टॉमस पेन, इनमें से कोई भी 2 विचारक आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, उदारवादी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं? उदारवादी जो विचारक है वो किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, हाँ आप भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मैं इसीलिए पॉज ले रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप अपना जो है विचार रख पाएँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। ये पसंद आया वीडियो तो आप लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।